Good evening, everyone. Welcome to your own YouTube channel that is Gate C. Yes. तो फटाफट से बच्चों वीडियो को शेयर कर देंगे so that maximum of the students can join. मैं हूं आपका दोस्त प्रांजुल पांडे. यस, वी आर हियर फॉर द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे. तो बच्चों, मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम IIT पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और पिछले 5 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ गेट, ESE एंड SSC JEE. यस, तो बच्चों मेरा नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आपकी डिमांड है. योर डिमांड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ गेट के एग्जाम के लिए जो आपके लिए कोर्स लेकर के आ रहा हूं, दैट इज क्रैश कोर्स ऑन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. आप इसको अटेंड कर सकते हैं फ्रॉम 16th of November. जैसा कि बच्चों ये कोर्स प्लस पे स्टार्ट हो रहा है. फॉर दैट यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन. आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है एंड यू कैन यूज माई कोड GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे, टू टेक सब्सक्रिप्शन. ये बच्चों क्लासेस 7 to 9 AM होगी. 50 आवर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा जिससे कि आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए जो आते हैं, यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस. यस, तो फटाफट से बच्चों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, दे शुड गो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड यूज माय कोड GOPP. सर, जियोटेक तो बहुत सारी बार और YouTube में हो चुका है. देयर विल व्हाट विल बी द डिफरेंस? तो प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपको इनहेंस एक ऑफलाइन क्लास के जैसा फील मिलेगा. यस, यू विल बी अटेंडिंग डाउट क्लियरिंग क्लास, क्रैश कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैच. आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं. तो प्लस का इंटरफेस आप मेरी स्पेशल क्लासेस में भी अटेंड कर सकते हैं. यू ऑल कैन कम टू माई स्पेशल क्लासेस. P प्रांजुल के नाम से आप मेरे को वहां पर सर्च कर लेंगे. ऐसा ही सिमिलर एक प्लान है आइकनिक का, जहां पर यू कैन गेट माई पर्सनल गाइडेंस फॉर दिस, हाउ विल बी योर प्लानिंग योर स्टडीज. आप कैसे अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे, कैसे आपका मटेरियल होगा स्टडी का, ऑल विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड. तो ये कुछ हमारे प्लस और आइकनिक के डिफरेंसेस हैं. प्लस का मेरा सिलेबस वहां पर स्टार्ट हो रहा है. यस, तो बच्चों ये जो चैनल है गेट सी, उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द फैकल्टीज हु आर टीचिंग यू. गेट का ESE का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जा रहा है फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. जो भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग और जो भी इंफॉर्मेशन है, वी विल डिस्कस देम एट द लास्ट. हम लोग लास्ट में फटाफट से डिस्कस कर लेंगे. वी विल स्टार्ट वेरी सून, वी विल स्टार्ट. तो बच्चों फटाफट से वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. यस, तो फटाफट से बच्चों शुरू करते हैं. देखिए, टेलीग्राम पे आप अनअकैडमी गेट सी पे फटाफट से आ जाइए. वहां पर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, फाइल की PDF है, यू ऑल विल गेट द PDF ऑफ दिस लेक्चर. आपको PDF मिल जाएगा. यस, सो विल स्टार्ट. एक बार रिकैप देख लेते हैं, कल हम लोगों ने कहां तक की पढ़ाई करी थी. तो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फेलियर कैसा होता है. अगर हम लोग बातचीत करें तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर ज्यादा हो गए उसको भी फेलियर कहते हैं, या फिर फ्रैक्चर हो गया उसको भी फेलियर कहते हैं. यहाँ पर डिस्कशन किया था कि अगर अपनी इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा, देन दैट इज रिफर्ड एज फेलियर. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज करी थी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, क्रीप. यस, तो ये सारे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी. साथ ही में हमने एजम्पशंस पढ़े थे सोम में, जैसे कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है. हम लोगों ने ऑर्थोग्राफी पढ़ा था, एनआइसोट्रोपिक क्या होता है ये पढ़ा था. सुपरपोजिशन का थ्योरम हमारा यूजफुल होगा, दैट वी कैन अप्लाई दैट थ्योरम फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशंस. यस, और हम लोगों ने ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस का डिफरेंस समझा था. और हम लोगों ने लास्ट जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज व्हाट, टफनेस. तो हम लोग आज का लेक्चर टफनेस से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं. यस, तो आई विल रिपीट अगेन, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए और तुरंत शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन जॉइन. सो हम लोगों ने बच्चों जो कल बातचीत करी थी, यस, टफनेस, क्या बातचीत करी थी, जो बातचीत कर चुके थे वो मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दी है. यस, तो देखेंगे हम लोगों ने क्या डिस्कशन कर रखा था. मैंने बोल रखा था कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द मटेरियल टू गेट फ्रैक्चर. यस, एब्जॉर्ब एंड टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रैक्चर के पहले, या फिर कितना एबिलिटी है मटेरियल का प्लास्टिकली डिफॉर्म होने के लिए. कल भी आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर डक्टिलिटी भी तो कुछ ऐसा ही बता रहा होता है क्या. सर, डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल विल डिफॉर्म, कितना मटेरियल हमारा डिफॉर्म करेगा, सारी बातें लिख रखी है. तो फिर क्या जितना ज्यादा डक्टाइल होगा क्या उतना ज्यादा टफ होगा मटेरियल? सोच के बोलते हैं, क्या मटेरियल जितना ज्यादा डक्टाइल होगा उतना ज्यादा टफ होगा? सर, हमारे हिसाब से इसमें एक बात आपने कल हमें बताई थी कि एक डायग्राम हमारा बनेगा और इस डायग्राम में हमको एरिया बताता है टफनेस. यस,
एक ये लाइन जा रही होगी, देयर विल बी अ लाइन, ये लाइन जा रही थी, यस, यहाँ से एक लाइन जा रही थी, और पूरा आज हम लोग कर्व डिस्कस करेंगे ये वाला, और यहाँ से ये कुछ ऐसा करके ये कुछ ऐसा जा रहा है, और फ्रैक्चर तक जो भी हमारी एनर्जी हमारी है, दैट अप टू दैट पॉइंट, यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस और डक्टिलिटी क्या थी? डक्टिलिटी कहीं ना कहीं स्ट्रेन्स को डिफाइन करती है एक्स एक्सेस में, यस, और वाई एक्सेस में हमारा क्या डिफाइन करता है? दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारा वाई एक्सेस में आ जाता है, जिसको हम लोग ब्रिटलनेस से दिखाते हैं। तो टफनेस सिर्फ आपका जो है डक्टिलिटी पे बात नहीं करेगा, कल बात कर चुके हैं इसके बारे में, किस पे करेगा? होल एरिया, और एरिया के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। दैट इज वाई हम लोगों ने बच्चों यहाँ यूज करा है व्हाट? टफनेस इज द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इधर मिल रही है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम में, स्ट्रेंथ हमें इधर मिल रही है, यस। तो दिस इज द केस फॉर टफनेस। टफनेस का यहाँ पर ये कहानी है, जल्दी से बताएंगे, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, यस। तो बच्चों टफनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट। व्हाट वी डू इज इम्पैक्ट टेस्ट, फोकस करेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट इज कंडक्ट, ये देखो, एक होता है हमारा ग्रेजुअल लोडिंग, एक होता है इम्पैक्ट लोडिंग, सबके डिफरेंसेस धीरे धीरे समझ में आएंगे बेटा, है ना। तो आज हमारी क्लास में हम समझ रहे हैं क्या टफनेस हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट की मदद से इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं फॉर दिस टफनेस टेस्ट। टफनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो करते हैं दैट इज इम्पैक्ट टेस्ट। और ये इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है, इसको करके हम लोग लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड, yes, conducted on the specimen, yes, impact test is conducted on the specimen, किस लिए? to get load deflection curve, to get load deflection curve, yes। और बच्चों इसी का आपने नाम सुन रखा है, चारपीज टेस्ट, यस। सर जी ये टेस्ट वगैरह हम लोगों को थोड़ा कम पता है, वेट करोगे कुछ दिन, यस, एक साथ सारे टेस्ट मैं डिफाइन कर दूंगा, एक साथ एक वीडियो में जितने भी टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे मैं डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, यस। आपको विजिबल होगा ये, अगर विजिबल नहीं है तो मैं अपनी शक्ल छुपा दूंगा, बट आई होप कि ये विजिबल है, यस। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व आपका कैसा बन जाता है? कुछ ऐसा, इधर से आपका स्टार्ट होना शुरू होता है, देयर इज लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ये कुछ यहाँ से बना, और अपर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग, और ऐसे ऐसे करके ये जो कर्व जा रहा होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका जो मिल जाता है दैट इज व्हाट? फ्रैक्चर। और इसी फ्रैक्चर पॉइंट के इस एरिया को हम लोग ये, तो दिस विल बी रिफर्ड एज व्हाट? टफनेस। ये किसमें है? लोड डिफ्लेक्शन कर्व में, इन दिस लोड डिफ्लेक्शन कर्व, फोकस रखना, ये लोड डिफ्लेक्शन कर्व का एरिया है। तो बोले एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व आपको क्या दे देगा? विल गिव यू टफनेस। अच्छा, क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी में गिन लिया जाएगा टफनेस? तो मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब जो मटेरियल का प्रॉपर्टी स्पेसिमेन पे डिपेंड ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि बड़ी चीज में अगर डिफ्लेक्शन आप लोड लगाओ तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, छोटी चीज में कम आएगा, मोटा मोटा समझो, बड़े से बार में आप लोड लगा दो छोटे से बार में, तो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाती है साइज ऑफ द बार पे। आगे आपको ये बात और क्लियर होगी। तो आप लोड और डिफ्लेक्शन बना रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसी को और कन्वर्ट करते हैं, और अगर इसी को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लें तो उसमें हम लोग बोलते हैं दैट द नेम इज गिवन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। हम लोग उसको जो नाम दे देते हैं दैट इज गिवन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। मतलब वही जो कर्व आपने बनाया है लोड डिफ्लेक्शन में, उसकी जगह पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देख लीजिए इसी चीज को, यस। तो हियर वी विल ड्रॉ स्ट्रेस, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इधर हम लोग बताते हैं स्ट्रेन। सर ये स्ट्रेस स्ट्रेन तो आपने अभी तक बताया ही नहीं है। अरे बेटा आपको ये सब बताया जाएगा, यस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, यस। तो देखिए, तो ये कर्व जा रहा है, सब कुछ वही है, सेम है, यहाँ पर सब कुछ वही है, ये यहाँ पर पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, यस। और आपका इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, यस,
दिस एरिया, इसका जो एरिया होगा वो आपको दे देगा एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कब तक, कहां तक, अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर। यस, दिस विल गिव यू मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, आपको ये क्या दे देगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस। इतनी बात पे आप फोकस करेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस यू विल गेट हियर। यस, देखिए, और अगर आप यहां पर फोकस करेंगे तो मॉडुलस ऑफ टफनेस हमारा प्रॉपर्टी कहलाएगा, इट विल बी रिफर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको हम लोग बोलेंगे कि यार दिस वन इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्पेसिमेन के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, कैसे आप ये बोल सकते हैं, आने वाले समय में ये बातें करेंगे। तब तक के लिए एक पॉइंट बता रहा हूं, क्या कि जो भी आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस आया है, यस, मॉडुलस ऑफ टफनेस इनटू में जब आप वॉल्यूम करेंगे देन यू विल गेट टफनेस। ये एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है और मैं आगे दिखाऊंगा भी। अभी जैसे ही रेजिलेंस पढ़ेंगे आपकी सारी पिक्चर क्लियर। यस, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस में क्या रिलेशन है, तो वॉल्यूम का रिलेशन है, वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इतनी बात याद रखेंगे। टफनेस मतलब है वही चीज आपका जो है स्पेसिमेन के साइज पे डिपेंड कर रही है। मोर टफर मटेरियल का मतलब है एक्स एक्सेस भी ज्यादा होनी चाहिए, वाई एक्सेस भी ज्यादा होनी चाहिए। कल हम लोग डिस्कशन इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर यहाँ पर फोकस करेंगे तो मॉडुलस ऑफ टफनेस वो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा और वो एरिया देगा हमारा अप टू दिस फ्रैक्चर पॉइंट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यस, अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए एवरेज ले लेते हैं, वो सारी बातें वो लोग हम लोग करेंगे मौका पड़ने पर। यहाँ पर बस बात ये करनी है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली और एब्जॉर्ब कर लेना एनर्जी को अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, टफनेस। यस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज रेजिलेंस। समझते हैं रेजिलेंस क्या होता है। यस, तो देखिए रेजिलेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यस, it is the property of the material, it is the property of the material to absorb energy within elastic limit, within elastic limit। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना विद इन इलास्टिक लिमिट, और अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है तो साथ में ये भी होगा एंड टू रिलीज the energy during unloading, तो अगर आपने लोड हटा दिया है तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस विल रिलीज। रेजिलेंस कब तक की बात कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज अप टू दिस इलास्टिक लिमिट। तो पहली बात तो एनर्जी की बात कर रहा है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व बनाते हैं, फोकस करना जरा। यस, बना लिया। तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन के कर्व में हमारा कर्व बनेगा कैसा, बोले ये यहां से यहां तक गया है। यस, और यहां पर ये पॉइंट कुछ ऐसा आया है, इधर पे ये गया है। यस, इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये कर्व यहां से जा करके ये कुछ यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। यस, हमें बातचीत करनी है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो रेजिलेंस हम लोग विद इन द इलास्टिक लिमिट बोलते हैं लाइक दिस। एक ट्रायंगल आपको मिल रहा होगा, यस और नो, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, दिस विल बी व्हाट स्ट्रेस, सॉरी लोड, एंड दिस विल बी व्हाट डिफ्लेक्शन। तो आपको जो रेजिलेंस मिलेगा बच्चों, रेजिलियंस that will be equal to what, 1/2, yes, into में लोड into में what, डिफ्लेक्शन। दिस इज द केस। और अगर इसी में आप लोग बातचीत करेंगे, एक और नया वर्ड आता है एंड दैट इज रिफर्ड एज प्रूफ रेजिलेंस। फोकस करना, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं इस इलास्टिक लिमिट में, तो अप टू द इलास्टिक लिमिट, विद इन अप टू द इलास्टिक लिमिट। अप टू द इलास्टिक लिमिट की बात अगर आप करोगे तो ये आपका जा रहा है कर्व, और इलास्टिक लिमिट ये, और यहां से ये, और कर्व के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो मैक्सिमम आपका जहां तक जा सकता है दैट इज देयर, और इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ, इट इज रिफर्ड एज
प्रूफ रेजिलियंस। यस, तो बोले एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, बस खेल खत्म, इलास्टिक लिमिट। तो ये तो हो गया, और कहीं ना कहीं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व है बच्चों, तो आपका इसमें जो है ये आपका साइज स्पेसिमेन की बात कहीं ना कहीं कर लेगा। यस, तो उसी में हम लोग एक नया वर्ड लेकर के आते हैं, दैट इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा जो कर्व होगा ये किसके बीच में आ जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। यस, दिस कर्व विल बी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके बीच में कर्व आ जाएगा। अगर आप फोकस करोगे, दिस इज द कर्व, ये अपर यील्डिंग पॉइंट, ये लोअर यील्डिंग पॉइंट, और ये यहां से यहां तक फ्रैक्चर। यस, तो आप चाहे रेजिलेंस की बात कर लो, चाहे प्रूफ रेजिलेंस की बात कर लो, आप यहां तक देख लो, यील्डिंग पॉइंट तक, कोई दिक्कत थोड़ी ना, चाहे यहां देख लो, ट्रायंगल तो वही बन रहा है। तो बोले अगर ये देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये वैल्यू आपको, तो यू विल गेट मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ऑफ रेजिलियंस एज आपका हाफ इनटू में यील्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी, यहां पर कहीं ना कहीं यील्डिंग स्ट्रेस आ रहा होगा, सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई इनटू में ई, ये आपका स्ट्रेस है यील्डिंग लिमिट पे। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये आ जाएगा। जरा हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में और रेजिलियंस में फर्क करते हैं। स्ट्रेस बराबर होता क्या है, लोड अपॉन में एरिया, देयर विल बी लोड अपॉन में एरिया, ऐसे ही तो होगा। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये आ क्या गया, मोटा मोटा आपके क्या ये आ गया कि जो है 1/2, तो 1/2 पी इंटू में डेल्टा क्या था, पीछे देखो, 1/2 पी इंटू में डेल्टा, यही तो आपका रेजिलेंस था। तो इसमें आपका यहां पर आपको मिल जाएगा रेजिलियंस, यस, अपॉन मिल जाएगा वॉल्यूम, यस, और इधर मिल जाएगा MOR, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं कि यस, रेजिलियंस विल बी इक्वल टू MOR इनटू में वॉल्यूम। तो जैसे पिछली बार लिखा था टफनेस में मॉडुलस ऑफ टफनेस इनटू में वॉल्यूम, वैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। यस, और वैसे ही आप हर एक वैल्यू इसमें डिफाइन कर सकते हैं। आइडर इट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस की बात कर रहा है, प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहा है, सारी वैल्यूज आपकी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो जाए। मैंने इसको ज्यादा डेप्थ में आपको अभी नहीं समझाया है, बिकॉज अभी आपको स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी बातें हमने अच्छे से नहीं बताई हैं, तो मैं बस खाली टर्म्स को लिंक कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ रही। अगर अभी क्लास में आपको 60-70% आ रहा है, दैट इज मोर देन एनफ। आप भाई नए नए टर्म्स अगर सीख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो अगला क्वेश्चन जरूर करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ट्राई जरूर करेंगे, और उनके लिए मैं हूं यहाँ पर। फटाफट से सभी लोग फोकस करेंगे, क्वेश्चन इज देयर फॉर यू, मार्क इट, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कहीं ना कहीं सोम में मैथमेटिक्स लगा दी गई है और क्वेश्चन को कठिन बनाने की कोशिश करी गई है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम, गेट एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से ट्राई करेंगे, आपके पास समय है, आप उसको ट्राई करेंगे। यस, फर्स्ट, यस, सो दिस इज द कर्व। अगर आप देखेंगे तो एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। आपको दिया हुआ है सिग्मा बराबर सीई स्क्वायर, अगर ई निगेटिव रखोगे तो भी सिग्मा पॉजिटिव आएगा, और अगर ई पॉजिटिव रखोगे तो भी सिग्मा पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के आपको कुछ ऐसा पैराबोला टाइप का कर्व मिल रहा है, उसने बोल ही दिया नॉन लीनियर है। यस है, ओके। आपसे पूछ रहा है रेजिलेंस। अब रेजिलेंस, आपको रेजिलेंस मतलब समझ लो कि प्रूफ रेजिलेंस पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पूछ रहा है, उसने क्लियर नहीं करा है। सिग्मा में बातचीत करिए, स्ट्रेन कहां तक दे दिया, इलास्टिक स्ट्रेन 0.2%, आ जाइए। आपको फोकस करना, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग दी हुई है, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू,
यहाँ कहीं पर इलास्टिक स्ट्रेन आ रहा है ई वाई, और इलास्टिक स्ट्रेन जो हमारा दिया हुआ है, इलास्टिक स्ट्रेन वो कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन यू टू यू एज आपका 0.2%, 0.2% आपको ये दिया हुआ है। यस, और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर जो है रेजिलेंस पूछा है। तो रेजिलेंस के लिए हमें करना क्या है, फोकस करिए, व्हाट यू विल डू। तो देखिए लोड वर्सेस आपको रेजिलियंस, यस, तो लोड वर्सेस आपको डिफ्लेक्शन कर्व तो पता नहीं पड़ पा रहा, स्ट्रेस में पता पड़ रहा है, तो स्ट्रेस में एक स्ट्रिप लगा दीजिए। पहले क्या था, रेक्टेंगुलर था, तो आप डायरेक्ट रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा पा रहे थे, पर आप नहीं लगा पा रहे, तो कोई बात नहीं, स्ट्रिप लगा दीजिए। एरिया ही तो पता करना है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, बोले जितना सिग्मा का वैल्यू होगा, ओके, इनटू में ये हमने छोटा सा डी माना है, एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो डीई आपने छोटा सा डी माना है, और इसकी लिमिट लगा दीजिए ई की, कहां से कहां तक, बोले 0 से लेकर के ये 0.2 तक आपका जा रहा है, और 0.2% तक जा रहा है, मतलब 0.002 तक जा रहा है, दैट इज ऑल। यस, तो आप यहाँ पर यूज करिए। अब आपको पता है कि सिग्मा वेरी कर रहा है, यस, और इंटीग्रेट आप ई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फटाफट से सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। यस, तो 0 से लेकर के 0.002, और सिग्मा की वैल्यू है c इंटू में ई स्क्वायर, तो c की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे 1.2 इंटू में 10 टू द पावर 5। यस, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर e का स्क्वायर है, और साथ में de है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1.2 इंटू में 10 टू द पावर 5, ई स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा e का क्यूब, अपॉन में आ जाएगा 3, और इसकी वैल्यू आप रख देंगे 0 से लेकर के 0.002, बस सॉल्व। अरे ये 0.4 हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी व्हाट, 0.4 इंटू में 10 टू द पावर 5, ये 3 से 0.4 हो गया, ई क्यूब की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट 0.002 का क्यूब, क्योंकि परसेंटेज में वो वैल्यू आपको दी हुई थी, तो आप यहाँ पर आसानी से ये वैल्यू लिख सकते हैं। फटाफट से फाइंड कर लेंगे व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही होगी, जल्दी से जल्दी आप आंसर को मार्क करें, फास्ट एवरीवन मार्क करिए फटाफट। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये आपको 0.002 है, यस, और ये 10 की पावर 5 एमपीए में है, यहाँ पॉइंट ज्यादा आ रहा है, एमपीए की जगह पास्कल कर दीजिए, तो यू विल गेट दिस आंसर इन पास्कल। तो ये लीजिए यहाँ 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पास्कल में आंसर आ जाएगा। 1 2 3 का स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 8 4 जा 32, यस 32 है, 3.2 आ रहा है कहीं ना कहीं, 3 से ये 3 चला गया है, यस, और आपका यहाँ पर ये 0.4 था कुछ ऐसा, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में है 10 की पावर 5, देख लीजिए, इज इट राइट और नॉट, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। यस, तो सर हमें कुछ लग रहा है यार, ये 3 है तो 3 आपको लगेंगे, और पहली बात तो ना सर ये क्यूब है, यस, तो यहाँ पर सर जी ऐसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, एक तो पहली बात यहाँ पर आएगा क्यूब, तो क्यूब आएगा बच्चों, तो ये क्या 10 की पावर 6 में 3 2 बार तोड़ जाएगा, लेकिन एक बार रह जाएगा, तो ये एक बार रह जाएगा, तो ये 5 की जगह पे कितना बचेगा, 2 बचेगा मेरे हिसाब से, यस, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 10 की पावर 6 है ये, तो ये 10 की पावर 3 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो 3 3 तो हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, तो जो भी आंसर होगा एक 3 इधर से ले लेना, यस, तो 3 3 3 9 चाहिए, तो 6 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 2 बचा, तो 2 बचेगा, तो 3.2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 320 विल बी द आंसर, यस, तो करेक्ट आंसर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 320। किसी को कोई डाउट है, तो अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को क्या करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स के साथ में, सब जगह शेयर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, दैट इज व्हाट, टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। हम लोग जो आज बातचीत करने वाले हैं फॉर दिस टेस्ट, इसको हम लोग एनिमेशंस के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे कैसे टेस्ट में कौन कौन से स्टेप्स हमारे बढ़ते जाते हैं। यस, मैं सारी चीजें आपको मैंने आगे स्लाइड्स में लिख भी दी है, और मैं उनको पहले ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो लिखने विखने का झंझट खत्म हो गया। यस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, फोकस करिए बातों पे। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें, तो हम लोगों का ये टेस्ट जो है, दिस टेस्ट is standardized by ASTM, American Society
ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो इस टेस्ट को जो स्टैंडर्डाइज करा है, जो इसके बारे में बातचीत करता है, दैट इज ASTM। ये मशीन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जो टेस्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हम लोग जो टेस्ट करते हैं, वी कंडक्ट दिस टेस्ट ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग ये टेस्ट कर रहे होते हैं। अब फोकस करिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, स्पेसिफिकेशन मटेरियल का देखिए, तो कौन कौन से पॉइंट हैं। एक तो आपको जो आप मटेरियल जो आप यूज करने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए। आप मटेरियल बोल दीजिए या फिर आप स्पेसिमेन बोल दीजिए। तो जो टेस्ट करते हैं, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड में टेस्ट करते हैं बच्चों। यस, जो गॉज लेंथ होती है इसकी, दिस लेंथ इज 2 इंचेस। व्हाट? 2 इंचेस। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बोला गया, अपने आप आपको इंचेस वगैरह में बातचीत चलेगी। जो मिडिल सेक्शन का डायामीटर है, दैट इज व्हाट? 0.5 इंचेस। ये दोनों ही डाटा आप याद कर लीजिए, ESC वगैरह में और अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। यस, आप बहुत ध्यान से बातें सुनेंगे। मैंने बता दिया, स्टैंडर्डाइज कौन करता है? ASTM। यस, मशीन कौन सी है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्लियर टू ऑल? ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अभी पीछे डिस्कस करा। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। ये पढ़ा अभी रहे हैं, बोल पहले चुके हैं। तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व इसीलिए हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दैट इज द रीजन। यस, तो वी डोंट यूज लोड डिफ्लेक्शन कर्व। क्यों? क्योंकि लोड डिफ्लेक्शन कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बन सकता है। यस, मतलब अलग अलग स्पेसिमेन के लिए, सॉरी, अलग अलग स्पेसिमेन के लिए अलग बने। ये क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर जाएगा और डायमेंशन पे डिपेंड ये नहीं करेगा। तो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बना। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर जो है समझना। नेक्स्ट, हम लोग ये टेस्ट कैसे करते हैं? यस, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल इसको स्टैंडर्डाइज करा हुआ है। यस, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग ये टेस्ट करते हैं। यहां पर हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंसोमीटर। यस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन। यस, और हम लोग बनाते हैं यहाँ पर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम। तो सबसे पहले जो हम बता पाते हैं, दैट इज स्ट्रेन। हम लोग जो सबसे पहले निकाल पाते हैं, दैट इज व्हाट? स्ट्रेन। इसीलिए स्ट्रेन जो पहले निकलेगा, जो ज्यादा फंडामेंटल है, यस, विच क्वांटिटी इज मोर फंडामेंटल, दैट इज व्हाट? स्ट्रेन। So strain is more fundamental quantity and we will derive stress from this strain. हम लोग इसी स्ट्रेस से स्ट्रेन को कंप्यूट करें। तो अगर हम इन दोनों में बातचीत करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सी वाली क्वांटिटी ज्यादा फंडामेंटल है, then we can say that strain is more fundamental। स्ट्रेन हमारी ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। यस, और अगर स्ट्रेन ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम लोग यहाँ पर इसमें वी विल अप्लाई दिस लोड हियर। यस, हम लोग लोड अप्लाई करेंगे और हमारा डायग्राम कैसा कैसा बन रहा है डिफ्लेक्शन के हिसाब से और कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से, पूरा डायग्राम हम लोग कंप्यूट करते हैं। यस, तो जरा देखिए डायग्राम कैसा बनता है। एक बार एनिमेशन को समझ लेंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पर अगर जुड़ते हैं, अभी अभी आप आए हैं, तो पहले तो अटेंडेंस मार्क करिए और सब लोग फोकस करिए। यस, ये पार्ट आपने बहुत बार अलग अलग लोगों से पढ़ रखा होगा, तो मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ग्राफ्स आप यूज करने हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आना चाहिए। आइए देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं, तो आपका धीरे 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 कर्व कुछ ऐसा बनता चला जाता है। यस, और आखिरी में यहाँ पर ब्रेकेज हो जाता है। सर एक बार रिपीट करना जरा। तो आपने यहाँ पर लोड लगाया। यस, लोड लगाया, यू हैव अप्लाइड लोड हियर। यहाँ पर लोड लगाया, टेंसाइल लोड। तो आपने जब टेंसाइल लोड लगाया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनना स्टार्ट होगा। देयर विल बी स्ट्रेस, देयर विल बी स्ट्रेन। यहाँ पे सिग्मा आएगा, यहाँ पर ई आएगा, और आपका सीधे बढ़ाओगे और ये बढ़ता जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। दैट विल बी रिफर्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। यस, जो है अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट सब मिलेंगे। ये हमारा यील्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो अब सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोग समझते हैं। अच्छा सर, तो पहला जो हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक का, जहां पर हुक्स लॉ वैलिड रहता है। एट सम पॉइंट देयर विल बी, जब तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, हुक्स लॉ वैलिड है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, है ना। हुक्स लॉ इज वैलिड। उस यहां तक मटेरियल में अगर लोड हटा दोगे तो वापस से इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इवन इसके बाद भी
यहां तक, इसके बाद प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग ओ बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आता है, दैट इज द इलास्टिक पॉइंट, और हम लोग बोलते हैं कि ए से बी भी मटेरियल को अगर आप छोड़ दोगे तो ये वापस से वहां शेप रिगेन कर लेगा, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं रेट ऑफ स्ट्रेन हमारा इंक्रीज कर जाता है पहले से। पहले ऐसे लाइन जा रही थी, पर अब ये लाइन ऐसे ना जा करके ये लाइन में कुछ क्या हो गया है, रेट हमारा डिफॉर्मेशन का थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। यस, लेकिन बाकी सब यही है, तो प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, तो बी हमारा इलास्टिक लिमिट हो जाता है। दिस इज द पॉइंट, ये बी। उसके बाद अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है, क्या होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। यस, तो अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द लोअर यील्डिंग पॉइंट। लोअर यील्डिंग पॉइंट की जो कहानी है वो हमारी डिपेंड कर जाती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं है। अपर यील्डिंग पॉइंट हमारा रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड कर जाता है। ये दोनों पॉइंट कई बार हमारे एक ही जगह पे हो जाते हैं, मान भी ले जाते हैं कि ये एक ही है, तो ये कई सारी बातें हैं जो हमने आगे धीरे धीरे समझ लेनी है और लिख दी है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने और लोड लगाया, एक समय ऐसा आया कि अब आपको तो आपको लोड जो है और ना लगाए बिना यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग डिफॉर्मेशन वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक आपको लोड मिल रहा है बिना किसी जो है स्ट्रेस, बिना किसी लोड लगाए आपको डिफॉर्मेशन मिल रहा है। यस, इसके बाद हमारा एक जोन आता है विच इज रिफर्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग। आप लोड लगा, अब अगर उतना ही लोड लगाओगे तो और आगे डिफॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर मोर डिफॉर्मेशन आपको लोड की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इट इज रिफर्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा नेकिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। यस, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये हमारा होता है यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट। इसके बाद नेकिंग फॉर्मेशन होने लगता है पॉइंट हमारा, मतलब एरिया कम होने लगता है, एरिया कम, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग एक तरीके से बोलते हैं कि मतलब अब हमारा उतना ही डिफॉर्मेशन कराने के लिए लेसर लोड इज रिक्वायर्ड, तो हमारा लोड की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है जब तक कि फ्रैक्चर नहीं हो जाता है। तो तीन पॉइंट मिलते हैं, दिस वन इज यील्डिंग, दिस वन इज अल्टीमेट, दिस वन इज फ्रैक्चर। यहाँ पर ये हमारा इलास्टिक कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लूनार्स रीजन या फिर यील्डिंग प्लेट्यू रीजन, ये हमारा कराता है स्ट्रेस हार्डनिंग, और ये कराता है नेकिंग रीजन स्ट्रेस सॉफ्टनिंग। यस, तो एक बार वापस से आप देख लेंगे किस तरह से आपकी नेकिंग मेकिंग मैंने दिखा रखी है। तो आपने लोड लगाया, ये आगे बढ़ रहा था और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिफॉर्मेशन दिखेंगे। यस, और फिर यहाँ पर आगे चल के नेकिंग होने लगी, देखिए नेकिंग हो रही है इसके, ये देखिए आपको दिख रहा है नेकिंग दिखनी चाहिए, और नेकिंग हो गई और नेकिंग हो गई और नेकिंग का मतलब ब्रेक हो गया, तो देयर इज अ फेलियर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गया, फेलियर। यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस फेलियर। यस, अब ये फेलियर कैसा होगा, तो यहाँ पर ये फेलियर ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, इट विल फेल इन शेयर 45 डिग्री पे। तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे कि कैसा फेलियर होगा, कब कौन फेलियर होगा, 90 डिग्री का फेलियर होगा, तो वो बस खाली डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है ना। तो डक्टाइल मटेरियल होगा तो कैसा फेलियर होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा तो कैसा फेलियर होगा, दिस इज ऑल देयर। चलिए, तो ये पॉइंट्स अगर हमारे क्लियर हो गए तो हम लोग यहाँ पर इनको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को ठीक से समझ लेते हैं। दिस वन इज स्ट्रेस, दिस वन इज स्ट्रेन। यस, और आपका यहाँ पर इलास्टिक रीजन है, दिस वन इज व्हाट, इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। दिस वन इज प्लास्टिक रीजन, जिसको बोलते हैं यील्डिंग जोन। यस, यील्डिंग जोन, यील्डिंग रीजन। दिस वन इज रिफर्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग। यस, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नेकिंग जोन, नेकिंग। तो ये हमारा हो जाता है यील्डिंग स्ट्रेस। यस, ये जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, और दिस वन इज व्हाट, रप्चर स्ट्रेस, जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पर फ्रैक्चर हमारा हो जाता है। यस, अगर इसको समझने के लिए हम लोग पॉइंट्स एक कर्व और बना ले तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हमारा कर्व में हम पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। यस, आइए देखिए, आपको विजिबल है पूरा आखिरी तक, यस थोड़ा सा है लेकिन वो दिख जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा जा रहा था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा हुआ, देन इट इज लाइक दिस, और उसके बाद ये कर्व हमारा कुछ ऐसा बना। इसका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, किसका क्या नाम होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट यहाँ पर बोल देते हैं, वो पहले पॉइंट बोल देते हैं, दिस वन इज व्हाट, ओ। यस, जहां तक जो है आपका रीजन है इलास्टिक लिमिट का, जो है हुक्स लॉ वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसको बोल देते हैं ए। देन देयर विल बी बी, इलास्टिक लिमिट। देन देयर इज अपर यील्डिंग पॉइंट सी, आफ्टर दैट लोअर यील्डिंग पॉइंट डी। उसके बाद जहां से डी से ई हमारा लूनार्स रीजन है ना, जो है इसमें डी से ई से हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो रहा है, दिस इज एफ। एफ के बाद हमारा एफ से जी में हमारा शुरू हो रहा है व्हाट, दिस इज नेकिंग रीजन।
तो आपको एक एक पॉइंट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। ओ ए का मतलब क्या है, ए इज व्हाट, तो देखिए यहाँ पर आपको सब नाम आपको समझने पड़ेंगे। यस, तो मैंने आगे आपको सब दिखा देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रपोर्शनल लिमिट ओ ए। यस, प्रपोर्शनल लिमिट कहां से कहां तक है, तो ओ से लेकर के ए तक प्रपोर्शनल लिमिट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक हमारा स्ट्रेस प्रपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के, मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल यही शो करते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा नहीं करता है, यस, तो कौन सा नहीं करता है, कॉन्क्रीट ऐसा नहीं करता है, कॉन्क्रीट और ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ये दोनों नहीं करते हैं। इनके कर्व थोड़े से स्लाइटली मतलब जो इनके जो हमारा लाइन होती है दैट इज स्लाइटली कर्व, है ना, स्लाइटली कर्व, स्लाइटली कर्व रहता है। और स्लाइटली कर्व की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो स्लाइटली कर्व के साथ साथ में हम लोग इसमें अगर इस पॉइंट में फोकस करें तो एक बात का और ध्यान देना है आपको कि एक तो स्लाइटली कर्व रहता है बट फॉर डिजाइनिंग इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट। यस, तो फॉर डिजाइनिंग it is considered okay, some problem, considered as straight, linear मतलब, yes, straight। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। देन उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, बी। बी हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट। मतलब ओ से बी तक अगर मटेरियल को आप वापस से अनलोड करोगे तो इलास्टिक लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो इलास्टिक ओ से बी तक है। तो सर ए तक क्या था, तो ओ से ए की अगर हम लोग बातचीत करें तो मटेरियल इलास्टिक तो है लेकिन साथ साथ में हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। बट ए से बी में इलास्टिक है, इलास्टिक तो है, इलास्टिक है मतलब आपका अगर आप लोड हटाओगे तो फिर ये वापस से भी जो है अपना शेप रिगेन कर लेगा। बट अगर आप यहाँ पर बातचीत करोगे, अगर आप यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं है इसमें, यस, ये उसका पॉइंट मिसमैच हो गया। तो अगर आप यहाँ पर बातचीत करोगे तो इलास्टिक है पर यहाँ पर आपका जो हुक्स लॉ है वो नहीं वैलिड है। तो हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, यस, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, ये बोलते हैं इलास्टिक में। अगर नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें तो हमारा आता है अपर एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट। यस, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था अपर और लोअर यील्डिंग पॉइंट कैसे कैसे हैं, तो बोले पहले आपको मिलेगा अपर यील्डिंग पॉइंट सी एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट डी। तो अपर यील्डिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, अपर यील्डिंग पॉइंट इज सी, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। अपर यील्डिंग पॉइंट इज व्हाट, सी, ये हमारा सी है। और लोअर यील्डिंग पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, डी है। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग इसके बारे में बातचीत करें, वेट, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट व्हाट, लोअर यील्डिंग, दिस वन इज व्हाट आपका, ये हमारा है, तो दिस वन इज व्हाट, सी, ये सी है अपर यील्डिंग पॉइंट, और लोअर यील्डिंग पॉइंट है हमारा डी। यस, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे तो लोअर यील्डिंग पॉइंट जो हमारा होता है, विच वन इज लोअर यील्डिंग पॉइंट, तो वो एक्चुअल यील्डिंग पॉइंट है, मैंने बताया था, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि कितना हमारा लोड रिक्वायर है यील्डिंग मेंटेन करने के लिए। यस, ये मटेरियल की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक होता है। पॉइंट देखिए जो हमने आपको बताए थे वही सारे लिखे हुए मैंने, आपका टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। यस, समझा दिया है आपको, एनिमेशन दिखा दिया है। डिजाइनिंग में हम लोग इसी को यूज करते हैं, विच वन, लोअर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग। और कल मैंने बताया भी था कि ये क्योंकि बहुत पास पास होते हैं तो ये यही सब एक साथ ही मान लिया जाता है, 0.12%। पूरी स्ट्रेस हम लोग यहीं तक मान लेते हैं, भैया यहीं तक का पूरा डिजाइन करना है। यस, तो इलास्टिक पोर्शन हमारा यहीं तक मान लिया जाता है। तो दिस वन इज अपर यील्डिंग पॉइंट क्या है, जो लोड यील्डिंग स्टार्ट होने के जस्ट बिफोर पहुंचा है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, डिपेंड किस पे करती है, ये हमारी वैल्यू डिपेंड कर जाती है रेट ऑफ लोडिंग पे। दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट, रेट ऑफ लोडिंग। क्लियर टू ऑल, तो ये हमारा डिपेंड कर जाता है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ लोडिंग। चलिए, ओके सर, डन। उसके बाद हमारा शुरू होता है व्हाट, यील्डिंग प्लेट्यू रीजन, जो कि हमारा डी से ई में शुरू होता है। तो डी, देखिए आपका पॉइंट, मैं हर बार ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। यस, तो आपका यहां से शुरू हुआ है, दिस वन इज ओ से ए, और कर्व हमारा कुछ इस तरह से गया, और इसके बाद यहां से जो कहानी है दैट इज फ्रॉम डी टू ई। यस, तो डी से ई का जो हमारा रीजन है दैट इज व्हाट रिफर्ड एज यील्डिंग प्लेट्यू रीजन, जहां पर आपको
स्ट्रेन डेवलप हो जाता है विदाउट एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। यस, अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहां से मिल रहा है, बोले ई से लेकर के आगे पॉइंट मिल रहा है, एंड दैट वन इज व्हाट, एफ तक। एफ तक यहाँ पर क्या है कि अब स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगी। आपको अगर और ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा लोड बढ़ाना पड़ेगा। फॉर फर्दर डिफॉर्मेशन मोर लोड इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर हम लोग ई के बाद बातचीत करें तो यहाँ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग की बातचीत होने लगी है, नेकिंग फॉर्मेशन होने लगा है। कहां से, एफ से लेकर के वेयर, जी तक में। अगर आपका नेकिंग फॉर्मेशन हो रहा है एफ से जी में, मतलब लोकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, मतलब आपको कम ही लोड में ज्यादा स्ट्रेस बन जाएगा, मतलब आपको कम ही लोड में आपका जो है सफिशिएंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और तब तक ये होता रहेगा जब तक हमारा फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा। एंड दिस जी पॉइंट इज रिफर्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर। So this is about tensile strength test। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया बच्चों, विद ऑल द डायग्राम, सारी डिटेल्स पढ़ ली है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे। यस, आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। अपने डाउट्स पूछते रहिए फटाफट से। यस, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब टेम्परेचर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा बताइए आप लोग। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कोई फर्क पड़ेगा? यस, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में और बताइए कि आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जल्दी से बताएंगे फास्ट। तो इसको जरा ऐसे समझेंगे जैसे कि दो लोग हैं, यस, और वो दो लोग एक कमरे में बंद हैं। देयर आर टू पीपल्स, और वो दोनों लोग एक कमरे में बंद हैं। यस, और अगर ऐसा है, यस, उनके बीच में बॉन्ड होगा कोई ना कोई। मान लीजिए गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी, यस, तो क्या इनके बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा? यस, अगर गर्मी, गर्मी मतलब आप समझ रहे होंगे लड़ाई झगड़ा, उसी को मटेरियल से जरा समझ लेंगे। मटेरियल में अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यस, what will happen, more energy is available in the atoms, atoms के बीच में ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है for their dislocation। अगर डिसलोकेशन के लिए ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है तो आपको कम लगाना पड़ेगा। यस, आप अगर कम एनर्जी भी लगा देंगे तो भी वहां पर उनके बीच का बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। दैट इज व्हाई स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड। तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बोलो बाबा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बोलो भाई जल्दी से, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूं तो और पॉइंट्स लिख दूं, फटाफट से लिख दूं? यस, अरे जल्दी से बोलेंगे यस और नो। तो देखिए यहाँ पर फॉर यू और इंफॉर्मेशन लिखता हूं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, वी विल राइट इट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। यस, इसको अलग भाषा में लिखते हैं, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यस, मोर एनर्जी इज अवेलेबल, मोर एनर्जी इज अवेलेबल, जिससे कि फॉर मोर डिसलोकेशन, फॉर मोर डिसलोकेशन ऑफ एटम्स। यस, और इसलिए सो लेस एनर्जी, so less energy is required, less energy is required to break the bond। yes, hence strength हमारी क्या कर जाती है, reduce कर जाती है। this is the point, ये जो point हमें यहाँ पर समझ, clear to all? yes, तो बच्चों नया हम लोग यहाँ पर वर्ड देखेंगे, दैट इज व्हाट, टेनेसिटी। यस, तो ये हम लोगों का जो टर्म है वो डिफाइन करा गया है फॉर टेंसाइल लोड। तो बस इतना सा बात याद रखेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर
टू टेंसाइल लोड, कितना रेजिस्टेंट है, किसके करस्पॉन्डिंग है ये, टेंसाइल लोड के करस्पॉन्डिंग बातचीत करना, किस क्या है, क्या रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर। पॉइंट्स याद रखेंगे, नाम हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, यस। और जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे, देखिए मैं आपका संडे को टेस्ट भी लूंगा, यस। हम लोग डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, यस। चलिए एक बात और समझते हैं, कंपैरिजन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए आप बताइए, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर, विच वन इज मोर इलास्टिक, यस। तो अगर हम लोग इलास्टिक की बात करेंगे, यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा वाला ज्यादा इलास्टिक है, यस। तो कौन सा वाला ज्यादा इलास्टिक है, तो हम लोग बोलते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक। सुनने में आपको देखने में लग सकता है ना, तो ये डाउट्स अगर हो तो इनको अभी क्लियर कर लीजिएगा। इलास्टिसिटी की अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बातचीत करें तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हम लोग ज्यादा इलास्टिक मतलब ये है कि जैसे ही लोड हटाया गया, एज सून एज द लोड इज रिमूव्ड, एज सून एज द लोड इज रिमूव्ड, लोड इज रिमूव्ड, as soon as the load is removed, material will regain its original shape, है ना, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, आपका डिफॉर्मेशन खत्म हो जाए। तो वो स्टील, अब आप देख लो, स्टील में लोड लगाओगे हटाओगे, रबर में लोड लगाओगे हटाओगे, कौन पहले अपने पास आ जाएगा, स्टील आ जाएगा। दैट इज वाई स्टील इज व्हाट, मोर इलास्टिक। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ये तो आपको पता ही है, यस, दैट इज अबाउट दिस स्टील। आपको यहाँ पर जो वैल्यू याद करनी है अल्युमिनियम के लिए याद करनी पड़ेगी, आपको जो याद करनी पड़ेगी कास्ट आयरन के लिए याद करनी पड़ेगी, एंड आपको याद करनी पड़ेगी कंक्रीट के लिए। इनमें वेरिएशंस कितना कितना है। तो क्या आप लोगों में से किसी आदमी को ये बात बताए, फटाफट से मैसेज करेंगे इफ यू नो दिस डिफरेंसेस, जल्दी से बताएंगे। तो क्या है वो वैल्यू, तो कास्ट आयरन के लिए जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 1/2 ऑफ स्टील के लिए जो वैल्यू थी। अल्मोनियम के लिए जो वैल्यू है दैट इज 1/3 ऑफ स्टील, और कंक्रीट के लिए हो जाती है 1/10 से लेकर के 1/15 ऑफ ई ऑफ स्टील, एंड इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट का ग्रेड कैसा है, यस, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन grade of concrete. This is about comparison of modulus of elasticity. Yes. तो ये आपको मैंने कुछ टर्म्स बता दिए हैं, कुछ डायग्राम्स हैं जो हम लोग देख लेंगे, पहले और टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, यस। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग फैक्टर जो पढ़ना चाहते हैं दैट इज अबाउट फटीग लोडिंग। तो देखिए, अगर आपकी स्टैटिक लोडिंग हो रही है तो हम लोग उसको डिजाइन करते हैं फॉर वॉल्ट यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट। सर अल्टीमेट के लिए करेंगे, अरे हाँ स्टील में ही देख लो, स्टील अगर पढ़ी होगी तो। प्लेट की जब बात करते हैं तो एफ वाई लगते हैं, बोल्ट की जब बात करते हैं तो एफ यू लिख लेते हैं। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, वहां चल के धीरे धीरे आप जो है और समझते रहेंगे, यस। लेकिन और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल में तो सीधे सीधे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों में कौन सा करेंगे, कभी दोनों में से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस पर्पज के लिए डिजाइन हो रहा है, यस, वो सारी चीजें कौन सा मटेरियल है सब उस बात पर डिपेंड कर जाता है। स्टैटिक लोडिंग के लिए अगर लोडिंग वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल लोड का मतलब क्या हो गया, आइए देखते हैं। अब वेरिएबल लोड का मतलब, लोड मतलब क्या है, फोर्स। और फोर्स में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसमें होता है उसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, यस। तो वी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, any of these changes, any of them changes, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल लोड, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डायनामिक लोड, व्हाट वी से डायनामिक लोड। और जब डायनामिक लोड लग रहा होता है तब फिर हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है एंड्योरेंस लिमिट, जिसको ही हम लोग बोलते हैं फटीग लिमिट, इट इज ऑल्सो नोन एज फटीग लिमिट। और इंड्योरेंस के लिए जो स्ट्रेंथ होती है, इंड्योरेंस की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज लेस देन द यील्डिंग स्ट्रेंथ। एक बात का आप ध्यान रखिए, यस, इसकी वैल्यू हमारी यील्डिंग से कम आ जाती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, इट इज नॉट मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट मटेरियल प्रॉपर्टी। ये हमारा
लोडिंग साइकिल पे डिपेंड कर जाएगा। यस, और कैसे कैसे क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यस, हाउ इट विल बी डिपेंडेंट। तो इसके बारे में हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो आइए देखते हैं। हम लोग डिफाइन करने के लिए एनएस कर्व डिफाइन कर लेते हैं। फॉर इंड्योरेंस लिमिट। यस, कैसे करते हैं पता, एनएस कर्व, इसको एनएस या एसएन कर्व, एसएन कर्व प्लॉट करते हैं। एसएन कर्व कैसे, एस मतलब होता है स्ट्रेस, एस इज व्हाट, स्ट्रेस। एस हमारा क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस। और ये होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बिफोर फेलियर। यस, तो आपका मटेरियल है मान लीजिए, उसमें आपने क्या कर रखा है, इधर से आपने हिंज करा है कुछ ऐसा कि ये रोटेट कर पाएगा, इट विल रोटेट। यस, और साथ में आप वेट वगैरह लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपको पहले कम नंबर ऑफ साइकिल में जब स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ साइकिल जैसे जैसे बढ़ाने लगेंगे तो ये स्ट्रेस हमारी कम होती जाएगी। और माइल्ड स्टील के लिए आपको याद रखना होगा वैल्यू, आपको ये ज्यादा वैल्यू याद करने के चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं होना है, पर जितना बता रहा हूँ उतना फोकस कर लेना है। तो माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, ये इसके बाद हमारा फिर ये सेम हो जा रहा है, मतलब आपका एंड्योरेंस लिमिट यहीं पर आ गया। ये नंबर ऑफ साइकिल्स होती है 10⁶ मिलियन, 10⁶ नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाती है। इसको हम लोग इनफाइनाइट ही समझ लेते हैं। यस, और ये जो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यस, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इस समय पे वैल्यू कितना रहता है स्ट्रेस का, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, अराउंड 180 मेगा पास्कल। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, दिस वैल्यू इज व्हाट 180 मेगा पास्कल। किसके लिए है, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील में जब टेस्ट कर रहे हैं, एंड्योरेंस लिमिट यहाँ पर आ रही है, इसके बाद हमारी बार बार फेलियर हो रहा है। यस, दिस इज द केस। तो दिस इज अबाउट फटीग। फटीग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यस, आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर यहाँ पर एक बात ये देखें कि ये फटीग किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। यस, एक एक जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं कि कितने फैक्टर्स पे फटीग डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे कौन कौन से, एक तो जो है आपका लोडिंग का टाइप ऑफ लोडिंग, या फिर ऐसे बोलते हैं इसको लोडिंग की कंडीशन पर। यस, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन लोडिंग कंडीशन। आपको ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हेल्पफुल होने वाले। यस, और और हमारा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए कुछ जो माइनर फैक्टर जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जो अलग फैक्टर्स हैं। यस, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यस, और कोरोजन, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कोरोजन। यस, और अगर इधर देखें तो नंबर ऑफ साइकिल्स, दीज आर द फैक्टर जहां पर ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फटीग इज डिपेंडेंट ऑन दीज पॉइंट्स। यस, ये नंबर ऑफ साइकिल्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। यस, कि व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, दिस इज द केस। यस, चलिए, अब हम लोग अलग अलग डायग्राम्स, हमारे कई बार पूछ लेता है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा कैसा होगा, तो वो डायग्राम्स हम लोग सारे प्लॉट कर लेते हैं, एक ही बार में बात खत्म कर देंगे। यस, जितने डायग्राम्स हमारे से पूछे जा सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, उनको हम लोग बना लेते हैं। आइए देखिए, यस, तो हर जगह पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। दिस वन इज स्ट्रेस, दिस वन इज स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। यस, कौन कौन से मटेरियल के लिए बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारे समझेंगे। आपके हिसाब से कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, सोचिए, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, फास्ट। यस, तो देखिए, पहला तो क्या है हमारा, वही सिंपल लीनियर इलास्टिक। लीनियर भी है और इलास्टिक भी है। यस, इट इज व्हाट, लीनियर इलास्टिक। यस, दिस विल बी, अगर दूसरा देखिए, नॉन लीनियर इलास्टिक। इलास्टिक तो है पर नॉन लीनियर है, ये कर्व हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। यस, हम लोग और बातचीत करें इसमें, तो हम लोग बोल सकते हैं, एक तो आपका वी कैन से इट एज
आइडियल प्लास्टिक। तो एक तो हमारा हो जाएगा व्हाट, आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक के लिए मतलब कर कैसा पता, जिसको हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक के नाम से समझ सकते हैं। किसी लोड के बाद ये डायरेक्ट यहां से यहां जाने लगेगा। दिस विल बी व्हाट, परफेक्टली प्लास्टिक। यस, परफेक्टली प्लास्टिक। और अगर हम लोग देखें आइडियली रिजिड, यस, रिजिड मेंबर है मतलब, अरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले, स्ट्रेस चार्ज जितना लगा लो डिफॉर्मेशंस नहीं आएंगे। यस, आइडियल रिजिड, हैंग करके वेट, आइडियल रिजिड। यस, इसी में सर जी और कर्व भी बता दिए लगे हाथ। तो आइडियल रिजिड बोला है, तो आइडियल आपका फ्लूइड भी तो बोल सकते हैं। फ्लूइड के केस में क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, फोकस करिए। फ्लूइड के केस में यहां पर क्या होगा आपका, यही वाला कर्व हमारा आइडियल रिजिड जो बनाया है, इसमें कहीं पर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, यहां पर आपको मिलेंगे स्ट्रेन की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन ही मिलेगा आइडियल फ्लूइड। यस और नो, लाइक दिस। तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा आइडियल फ्लूइड केस में। और आप अगर यहां पर बातचीत करेंगे तो यू कैन गेट मोर कर्व्स, लाइक एक कर्व आपको मिल जाएगा कैसा, इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है, इलास्टोप्लास्टिक। तो यहां पर पहले तो इलास्टिक रहेगा मटेरियल और फिर हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। दिस वन विल बी व्हाट, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। यस, और अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको इसमें एक कर्व और मिल सकता है, एंड दैट विल बी व्हाट, इलास्टोप्लास्टिक, जिसमें कि स्ट्रेन हार्डनिंग भी हो। इलास्टोप्लास्टिक भी है और स्ट्रेन हार्डनिंग भी है। तो ये कैसा बनेगा, फोकस करिए। तो इलास्टोप्लास्टिक तो जा रहा है, ये तो ऐसा है। यस, स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए फिर थोड़ा सा इसमें आपको स्ट्रेस और इंप्रूव करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और मार्क करेंगे। यस, फटाफट से मार्क करिए, फास्ट, एवरीवन, सभी लोगों को मार्क करना है, जितने लोग प्रेजेंट है सभी लोग इस आंसर को मार्क करेंगे। एवरीवन फास्ट, सभी लोग मार्क करिए। यस, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्ट्रेस कर्व इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको किसके लिए मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो आपको कब मिलेगा, जब हमारा इलास्टिक मटेरियल में, इलास्टिक में तो कर्व भी मिल जाएगा। तो विच वन इज देयर, आंसर इज वेरी वेरी इजी। सर ये कैसा क्वेश्चन है, अरे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। यस, इन्हीं को हम लोग इंप्रूव करते रहेंगे। क्लियर टू ऑल? तो क्या मेरी बातें बच्चों आज अभी की सारी अभी तक की हो गई हैं? जब भी क्लास एंड होगी तो आपको अपने डाउट्स को तुरंत रिवाइज कर लेना है। यस, कोई भी डाउट होगा तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है, टफनेस से अपनी कहानी शुरू करी है। कहां से शुरू करी है? वी हैव स्टार्टेड विद टफनेस, रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके करा है। यस, फिर उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करी है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी है। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन करा है, दैट डिस्कशन इज अबाउट दिस आपका फटीग का लोड हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने और करे, और उसके साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया है व्हाट, मटेरियल का बिहेवियर कैसा हो। दिस इज द केस। तो बहुत ही क्लासेस बेसिक सी आपकी हमने स्टार्ट करी है। अब कल जो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट विद द डिफॉर्मेशंस एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो कल हम लोगों का जो भी डिस्कशन होगा वो इलास्टिक कांस्टेंट और डिफॉर्मेशन का होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा फटाफट से कि सब्सक्रिप्शन की फीस कैसे क्या है। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मेरा जियोटेक का आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एंड जियोटेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर। यस, और 7 AM से क्लास है। तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड GOPP। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट 27,225। 18 मंथ का लेते हैं 34,650, और 24 मंथ का लेते हैं 39,600। और इसमें से आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपका आने वाला एग्जाम फेब में है, और साथ ही साथ उसके बाद ESE का लगा हुआ है। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन लीजिए कि आपके लिए वो हेल्पफुल हो, इवन मेंस तक के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपके लिए हो जाए। यस, तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर प्लान और यू कैन गो फॉर 18 मंथ्स प्लान अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो बच्चों ऐसे ही आइकनिक का है, आइकनिक में मैंने बताया यू विल गेट माय पर्सनल गाइडेंस। यस,
तो वो पर्सनल गाइडेंस में आपको सब कुछ इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा, एक आपको कोच मिल जाएगा, पर्सनल कोच, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और उसके लिए आपका 1 ईयर का प्लान में आप मेरा कोड जब यूज करेंगे, यू विल बी अप्लाई माई कोड, तो आपको फीस पड़ेगी 45,000 टू 25 एक साल की, और वहीं 2 साल की 66,000 पड़ेगी। तो इट इज योर चॉइस फॉर प्लस और आइकनिक। यस बच्चों, अन अकेडमी पे ये सारे हमारे चैनल्स हैं जहां पर लगातार बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम इंडिया वो आपको बता रही है सब्जेक्ट्स के बारे में, इंडिविजुअल फैकल्टी जो कि हमारे सब्जेक्ट में जिनका एक्सपर्टाइज है उसी सब्जेक्ट को वो आपके साथ में पढ़ा रही है। यस तो मैंने जैसे कि अपना मास्टर्स स्ट्रक्चर में कर रखा है, सोम स्ट्रक्चर, सॉइल और इन्वायरमेंट, ये आपको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे। आपको आरआरबी एसएससी की तैयारी करनी है, आप यहाँ इस चैनल से कर सकते हैं, मैकेनिकल्स और अदर ब्रांचेस में आप कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज का बैरियर है तो आप ये तेलुगु चैनल में पढ़ सकते हैं, एसएससी जेई में मैं आपकी ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं। तो फटाफट से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यस बेल आइकन को दबा देंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर। कल वापस से हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर, यस और कल से हम लोगों के न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बढ़ जाएगा। सोम का असली मजा बच्चों कल आने वाला है, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म कर दी। यस थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।